बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम जैसा कि क्लास 10th के वीडियोस में अभी हम जो चैप्टर है वो सिलाई किट वाले चैप्टर पे हैं और हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि सिलाई के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन सी हैं और सिलाई किट में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है या सिलाई किट में कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती हैं। बच्चों, अब जानते हैं कि सिलाई के लिए अब तो जब ये सारी चीज़ें तो कैसे सिलाई करेंगे ये भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमें जानना है कि अगर हमें सिलाई करना है तो कपड़े की मात्रा का अनुमान हम कैसे लगाएंगे। तो बच्चों देखो, 3-4 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कपड़े की मात्रा का अनुमान लगाने में। जैसे पहली चीज, तुम्हें अपने दिमाग में ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप किस तरह के डिजाइन का उपयोग कर रहे हो। जैसे देखो, सिंपल, जैसे आप ये सूट है तो इसमें सिंपल है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें अपेक्षाकृत कम कपड़ा लगेगा। लेकिन अगर आप झालर वाला, जो जिसको फ्रील कहते हैं ना, फ्रील वाले बनाते हो या फिर और किसी तरह से अम्ब्रेला है या फिर और डिजाइन वाले कपड़े करते हो तो उस हिसाब से कपड़ा कम या ज्यादा लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिजाइन चुन रहे हो। अगर आप फ्रील वाले झालर वाले कपड़े चुनते हो तो उसमें नेचुरली कुछ कपड़ा ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज है बच्चों, कपड़े का अर्ज। अब देखो, कपड़े का अर्ज, ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ना, यही कपड़े का अर्ज कहलाता है। जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनका अर्ज कम होता है अपेक्षाकृत सिल्क और ऊन के कपड़ों का। ठीक है, तो ये अर्ज कभी कभी काफी टेढ़ा होता है ना। तो वो अगर उतने अर्ज का कपड़ा है, अगर किसी कपड़े का अर्ज ज्यादा है तो कपड़ा कम लगेगा। अगर सामान्यतः आपके किसी फ्रॉक में 2 मीटर कपड़ा लग रहा है और लेकिन अगर उस कपड़े की अर्ज ज्यादा है तो वो थोड़े कम ही कपड़े में हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर कपड़े का अर्ज ज्यादा होगा तो कपड़ा कम लगेगा। अगली चीज है कपड़े के सिकुड़ने की प्रवृत्ति। देखो बच्चों, कुछ कपड़े श्रिंक करते हैं, इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब आप कपड़ा स्टिच करें या कपड़ा काटें उससे पहले कपड़े को श्रिंक के लिए डालें। श्रिंक का मतलब बाल्टी में डालना होता है, बाल्टी में 2-3 घंटे के लिए भिगोना होता है और भिगोने के बाद जितना कपड़े को सिकुड़ना होता है वो सिकुड़ जाता है और तब आप काट के सिलते हो तो एक्यूरेट नाप, जिस नाप से आप सिल रहे हो वही कपड़ा उतरेगा। जबकि अगर आप श्रिंक नहीं करते हो तो क्या होगा कि आपकी सिलाई के बाद अगर कपड़ा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, तो वो क्या करेगा, नाप को डिस्टर्ब करेगा। जिस नाप से आपने बनाया उससे कम हो जाएगा। तो अगर कपड़ा सिकुड़ने वाला है ना, तो उस हिसाब से भी आपको कपड़ा लेना पड़ेगा, कम या ज्यादा। अगर कपड़ा नहीं सिकुड़ता है तो आपको नॉर्मल जितने मीटर में जो चीज होनी है उतने मीटर। अगर श्रिंक करने वाला होगा तो आपको कपड़ा थोड़ा बढ़ा के लेना पड़ेगा। अगली चीज है अधिक टिकाऊ कपड़े। मान लीजिए नायलॉन है, टेरिलिन है या अन्य कोई कपड़े बहुत टिकाऊ, बहुत लंबे चलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसे बच्चे के लिए फ्रॉक बनाया है जो ग्रोइंग स्टेज में है, तो आप ऐसे टिकाऊ कपड़ों को नीचे की तरफ से अगर इतना मतलब 4-4 इंच 5-5 इंच भी दबा के तुरपाई कर देंगे तो बाद में जब वो बच्चा बढ़ेगा, क्योंकि कपड़ा बहुत टिकाऊ है, लंबे समय तक चलेगा, तो ऐसे में जब वो हिस्सा आप दबा दोगे, दबा देने के बाद जैसे बच्चा बड़ा होगा तो फिर नीचे से आप वो तुरपाई खोल दोगे तो कपड़े की लेंथ बढ़ जाएगी और बच्चे को और लंबे दिनों तक वो बच्चा उसको पहन सकता है। तो अगर कपड़ा बहुत ज्यादा टिकाऊ है तो थोड़ा कपड़ा ज्यादा लेना चाहिए और उसे नीचे दबा देना चाहिए और जरूरत पड़ने पे उसे बढ़ा लेना चाहिए। तो ये चीज है। अब बच्चों, ये बात है कि नाप की क्यों आवश्यकता है, क्या जरूरत है नाप लेने की।
हमें ये क्यों आवश्यक है कि हम किसी की नाप लेके ही कपड़ा सिलें? देखो बच्चों, हर इंसान है ना, अगर किसी 5 फुट के व्यक्ति को आप लो और 5 फुट के 2-3 व्यक्तियों को लो, तो भले ही वो लंबाई में बराबर हैं, लेकिन उनके शरीर की अन्य नाप अलग अलग आएगी। किसी का शोल्डर झुका हुआ होता है, एकदम इस तरह से होता है, एकदम झुका हुआ। किसी का शोल्डर ये वाला हिस्सा उठा हुआ होता है, इधर गिरा हुआ होता है। कोई है एकदम राइट पोस्चर में रहता है, और किसी की गर्दन है ना, तो ये जो नाप है वो प्रभावित होती है। तो हर व्यक्ति की जो शरीर की नाप होती है वो अलग अलग होती है। किसी को पीछे कुबड़ निकला होता है, तो वो अगर आप मेजरमेंट करके आप उनका जो कपड़ा है वो नहीं बनाओगे, तो वो फिटिंग हो जाएगा, वो उनके फिटिंग का नहीं आएगा। तो अगर किसी की व्यक्ति की प्रॉपर फिटिंग का कपड़ा बनाना है, तो आपको उस व्यक्ति की नाप लेना आवश्यक है। क्योंकि देखो, सभी का अगर किसी का ठीक है कि लंबाई सेम है, लेकिन हो सकता है ये चीज अलग हो, और भी बहुत सारी नाप हैं, वो सब अलग व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। इसलिए हमें नाप लेने की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति अपनी फिटिंग के कपड़े पहने, और फिटिंग के कपड़े पहनने पर पर्सनालिटी एक अलग लुक देती है। ठीक है बच्चों, अगला क्या है कि नाप लेने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां पॉपुलर हैं जिनसे नाप लेके हम कपड़े की स्टिचिंग करते हैं, कपड़े की सिलाई करते हैं, या फिर कपड़े की कटिंग करते हैं। देखो बच्चों, दो सिस्टम से नाप लिया जाता है, जिसमें से पहला क्या है, चेस्ट सिस्टम। मतलब केवल आपको चेस्ट की नाप ले लेनी है, और चेस्ट की नाप के हिसाब से, जैसे चेस्ट की नाप अगर 32 आती है ना, तो उसका 1/4 करके, और प्लस ढिलाई के लिए, ढिलाई मतलब स्टिचिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है वो उतना और प्लस करके आप कर लोगे, तो 32 का 1/4 करोगे, तो जितना आएगा वो गले की नाप हो जाएगी। इसी तरह 1/12 करके नाप निकाली जाती है। तो इस तरह पूरा कमर वगैरह की सबकी नाप ये चेस्ट की नाप के अनुसार निकाली जाती है। तो ये सिस्टम क्या है, जितने भी आपके यहाँ रेडीमेड वस्त्र आते हैं इस चेस्ट सिस्टम पे ही बेस्ड होते हैं। आप जाके उनको बताओ कि हाँ 44, 42, 48 हमको साइज चाहिए, XL, M, L, ये सब क्या होता है, चेस्ट के आधार पे ही ये नाप होती है। तो चेस्ट सिस्टम में केवल चेस्ट का नाप लेते हैं, और बाकी उस चेस्ट के नाप से ही बाकी चीज़ों का नाप निकालते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा सिस्टम क्या है, ये है डायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, व्यक्ति के प्रत्येक अंग की नाप ली जाती है। जैसे चेस्ट की नाप ली गई, इधर शोल्डर के लिए तीरे की नाप ली गई, इधर गोलाई के लिए इधर की नाप ली गई, यहाँ कफ के लिए कॉलर, ये जो शर्ट का कफ है उसके लिए यहाँ की नाप ली गई, यहाँ की नाप ली गई, यानी अलग अलग कमर की नाप ली गई, है ना। अलग अलग शरीर के पार्ट की अलग अलग पूरी नाप ली जाती है, और यह विधि क्या कहलाती है, डायरेक्ट सिस्टम कहलाती है, अथवा डायरेक्ट विधि कहलाई जाती है। जो टेलर्स होते हैं वो नाप लेने की डायरेक्ट विधि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि रेडीमेड वस्त्र चेस्ट सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। अब बच्चों ये जानते हैं कि नाप लेने के साधारण नियम क्या हैं। कैसे हम किसी व्यक्ति का जब घर में हम सिलाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें जिसका नाप लेना है उसका, हम घर में वो अगर व्यक्ति अवेलेबल है तो हम उसका नाप लेंगे। तो नाप लेते समय हमको किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये आज हम जानेंगे। बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति का आपको क्लोथ सिलना हो, जिस व्यक्ति के लिए आपको कपड़े बनाने हो, नाप उसी का लें।
ये नहीं है कि फलाना उसी के साइज का है, लाओ सिल देते हैं, है ना। तो उसमें थोड़ा बहुत जरूर फिटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। जिस व्यक्ति का नाप ले रहे हैं उसी के वस्त्र सिलें, अथवा जिसके वस्त्र सिलने हैं उसी का नाप लें। दूसरा, देखो बच्चों, सबके कपड़े पहनने का ढंग अलग होता है। कुछ लोग ना तंग वस्त्रों में बहुत सफोकेटेड फील करते हैं, उन्हें लगता है ना कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोग ढीले वस्त्र नहीं पहनना चाहते, उनको लगता है कि नहीं, वो ढीले वस्त्रों में बहुत अनकंफर्टेबल हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के वस्त्र सिले जा रहे हैं उसकी रुचि कैसी है। क्या वो तंग कपड़े पहनना चाहता है, वो पूरी तरीके से फिट कपड़े पहनना चाहता है, या थोड़े ढीले वस्त्र पहनना चाहता है। तो इस हिसाब से ही नाप लिया जाएगा कि जो व्यक्ति है जिसके लिए वस्त्र सिला जा रहा है वो किस प्रकार के वस्त्रों को पहनना चाहता है। अगला क्या है कि शरीर के सभी अंगों की, अब बाह के लिए तो बाह में आप देखो, इधर की भी आपको नाप लेने की जरूरत पड़नी चाहिए, इधर भी ले, और अगर फुल साइज बन रहा है तो यहाँ की भी गोलाई का आपको नाप लेना चाहिए। यानी जिसके वस्त्र सिलने हैं उसके हर बॉडी पार्ट जिसकी सिलाई में ज़रूरत है उस सब अंग का नाप लेना चाहिए। और इंची टेप को एकदम दबा के नहीं, बल्कि सामान्यतः जितना पर आए उतना पर ही उसको रखना चाहिए। नहीं कि उंगली डाल दिया बीच में बहुत ज़्यादा और वो ढीला नाप हो गया। तो इस तरह ये देखना चाहिए कि सभी पार्ट के अलग अलग नाप लेना चाहिए। व्यक्ति को जिसकी नाप ले रहे हैं उसको किसी समतल स्थान पे खड़ा करना चाहिए। ये नहीं कि उबड़ खाबड़ है, एक पैर नीचे की तरफ है, एक पैर ऊपर की तरफ है, तो उसमें ना बच्चों नाप लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपको नाप लेने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि और जो नाप भी आएगी ना वो परफेक्ट नहीं आ सकती, उसमें ज़रूर कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब भी जिसका भी नाप लें उसको समतल स्थान पे खड़ा करें। अगला है बच्चों कि जो टेप है, इंची टेप है ना, इस समय मेरे पास है नहीं बच्चों, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। जो इंची टेप जिससे हम नापते हैं, है ना, उसको बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए। जो आपका बायां हाथ है ना, इंची टेप उस हाथ से पकड़ना चाहिए और दाएं हाथ की मदद से नाप लेनी चाहिए। जिस व्यक्ति का नाप ले रहे हैं वो स्वाभाविक अवस्था में खड़ा हो, ये नहीं कि एक हाथ उठा के उधर खुजली कर रहा है और आप चेस्ट की नाप ले रहे हैं, तो क्या होगा, चेस्ट की नाप डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो व्यक्ति जिसका नाप लिया जा रहा है वो स्वाभाविक अवस्था में खड़ा हो तब उसका नाप सही हो। अब देखो, उसके शरीर पे कोई मोटा वस्त्र न हो, जैसे जाड़े का दिन है और व्यक्ति ने जैकेट पहन रखा है ना, वो हाफ जैकेट पहन रखा है और आप उसी हाफ जैकेट के ऊपर से चेस्ट की नाप लेने लगे, तो क्या होगा, वो जो जैकेट है ना वो 1 इंच 1.25 इंच वो भी उस नाप में काउंट हो जाएगा और सही नाप नहीं आएगा। तो जिसकी नाप ली जा रही है उसके शरीर पे बहुत ज्यादा मोटे वस्त्र न हो। और अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति का आप नाप ले रहे हैं उसके दाहिनी ओर खड़े होके आप नाप लें, न कि बाएं ओर। हो सकता है किसी व्यक्ति की जो एक हाथ है उसमें कोई प्रॉब्लम है और दाहिना हाथ सही है, तो आप दोनों ही हाथ का नाप लें ताकि इस बाएं हाथ की वजह से दाहिने हाथ की नाप बिगड़ने ना पाए, अथवा दाहिने हाथ की वजह से बाएं हाथ की नाप एबनॉर्मल ना हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आप नाप ले सकते हैं। अच्छा, अब देखो बच्चों, कैसे आपको पता चलेगा, आपको आपने नाप ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जो कमर से नीचे के वस्त्र नापे जाएंगे, है ना, उनके लिए कमर की नाप, ठीक है, हिप की नाप, और जो मोहरी होती है, सलवार पहनते हो तो उसकी मोहरी होती है ना, उसके पास की भी नाप ली जाएगी। इस तरह से आप व्यक्ति की नाप ले सकते हैं और उनके नाप के अनुरूप
वस्त्र बना सकते हैं। बच्चों, अगली क्लास में हम जानेंगे कि ये जो वस्त्रों का ड्राफ्टिंग होता है वो कैसे होता है। तो अगली क्लास में हम जो भी आपके सिलेबस में ड्राफ्टिंग के लिए है, जिस भी कपड़े की ड्राफ्टिंग है उसकी ड्राफ्टिंग हम बताएंगे बच्चों। तो इतने आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।